हेलो एवरीवन, ईदू इन्फॉर्मेट में आपका स्वागत है। मैंने सोम के 2 लेक्चर कर चुका हूँ कंप्लीट। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को विजिट करके उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें काफ़ी ऑब्जेक्टिव को हम कवर कर चुके हैं। और देखिए, इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, जो मैकेनिकल के लिए है। ठीक है, ये काफ़ी कारगर साबित होगा इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। तो अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर कहीं भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम अपने आप को सुधार सकूं और अच्छा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को। व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा एक्स in one plane accompanied by a simple stress tau xy, the maximum normal stress is। तो ये मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस जो होता है ये होता है सिग्मा एक्स अपॉन 2 प्लस 1/2 रूट अंडर सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर होता है। ये पूरा का रूट अंडर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें क्या है, व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा एक्स इन वन प्लेन accompanied बाय अ सिंपल स्ट्रेस टाउ एक्स वाई द मिनिमम। पिछले क्वेश्चन में था मैक्सिमम पूछा था, इसमें पूछा है मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, तो जब मिनिमम पूछेगा तो इसमें सिर्फ माइनस लगा देना है और कुछ नहीं करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। When a body is subjected to a direct tensile stress sigma x in one plane accompanied by a simple stress tau xy, the maximum shear stress is। तो ये होता है, बता देते हैं आपको, 1/रूट अंडर सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई के होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ 300 मेगापास्कल इन वन प्लेन accompanied by a simple stress of 200 मेगापास्कल द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस। तो फ्रेंड्स इसका क्या करना है, जो हम मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला बताया है उस पर ही इसको वैल्यू को पुट कर देना है, आपको आंसर आ जाएगा। इसका राइट आंसर होता है 400 मेगापास्कल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसको फ्रेंड्स आप जो 90 क्वेश्चन है 91 है, आपको इसको सॉल्व करके और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है, व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू बाईएक्सियल स्ट्रेस दैट इज डायरेक्ट स्ट्रेस। बाईएक्सियल स्ट्रेस को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्ट्रेस, जिसमें है सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन accompanied by a simple shear stress tau xy, then maximum normal stress। तो ये फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस 1/2 रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई के होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 टाउ एक्स वाई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू बाईएक्सियल स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस और डायरेक्ट स्ट्रेस है सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स accompanied by a simple stress tau xy, देन मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस। तो इससे पहले हम जो क्वेश्चन में कराएं वो मैक्सिमम था, तो मिनिमम जब पूछेगा तो इसमें सिर्फ माइनस लगा देना है। देखिए माइनस वाला कौन सा है, यहाँ भी है लेकिन ये यहाँ पर भी माइनस है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा, ये आंसर होगा, यानी बी इज द राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन अगला देखिए यहाँ पर है व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू अ बाईएक्सियल स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस एंड डायरेक्ट स्ट्रेस में मैंने सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई है इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन accompanied बाई अ सिंपल स्ट्रेस टाउ एक्स वाई। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस जो होता है वो होता है 1/2 रूट अंडर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर हो जाता है प्लस 4 टाउ एक्स वाई का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज डैश द एल्जेब्रिक डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम नॉर्मल स्ट्रेस। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2। क्या हो जाएगा 1/2। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, मोहर सर्कल इज यूज टू डिटरमाइन द स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक सेक्शन ऑफ बॉडी सब्जेक्टेड टू। तो ये होता है डायरेक्ट स्ट्रेस इन वन प्लेन accompanied बाई ए शेयर स्ट्रेस, ये भी होगा। और देखिए दूसरा में डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ये भी होगा। और देखिए सी में है डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस इन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन accompanied बाई सिंपल शेयर स्ट्रेस, यानी इसका जो राइट हो जाएगा वो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया इन मोहर सर्कल द सेंटर ऑफ सर्कल फ्रॉम वाई एक्सिस इज टेकन। तो वाई एक्सिस से जो लिया जाता है वो लिया जाता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द एक्सट्रीमिटीज ऑफ एनी डायमीटर ऑफ मोहर सर्कल रिप्रेजेंट। तो उस जो मोहर सर्कल का मोहर सर्कल का जो एक्सट्रीमिटी जो होता है उसको डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मल स्ट्रेस ऑन प्लेन्स एट 45 डिग्री, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और फ्रेंड्स कल वीडियो इसलिए नहीं आ पाया कि कल बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था अगल बगल में, इसलिए कल वीडियो नहीं बना पाया, तो उसके लिए सॉरी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें बोला गया है द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ मोहर सर्कल। तो ये करेक्ट हो जाएगा, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें बोला गया है द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी व्हेन स्टेन्ड विद इन इलास्टिक लिमिट इज नोन एज। तो हम इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी। ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो भी स्ट्रेन एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा वो सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए यहाँ पर द टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी इज टर्म्ड एज। तो ये रेजिलियंस होता है। क्या होता है, रेजिलियंस। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
यहाँ बोला गया है कि द प्रूफ रेजिलियंस इज मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी विच कैन बी स्टोर्ड इन अ बॉडी। तो ये राइट हो जाएगा। जो मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर करता है ना बॉडी में, उसको प्रूफ ऑफ रेजिलियंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ बोला गया है कि द प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इज नोन एज मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस। तो ये राइट हो जाएगा। जो प्रूफ रेजिलियंस होता है ना, और उसको जब वॉल्यूम से भाग दीजिएगा तो मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी ट्रू हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्ट्रेन एनर्जी, देखिए यहाँ पर स्ट्रेन एनर्जी इज, तो ये होता है एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी व्हेन स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी व्हेन सडनली लोडेड इज डैश। द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड व्हेन सेम लोड इज अप्लाइड ग्रेजुअली। तो ये होता है 4 टाइम्स। क्या होता है? 4 टाइम्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द टोटल, देखिए यहाँ पर है, द टोटल स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड। उसको क्या बोलते हैं? रेजिलियंस बोलते हैं। प्रूफ रेजिलियंस नहीं, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को इसी में अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस इज द प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है स्ट्रेन एनर्जी इज। तो स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है? एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी व्हेन स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। लगता है क्वेश्चन रिपीट कर गया है फ्रेंड्स। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी व्हेन द लोड इज ग्रेजुअली अप्लाइड। तो ये जो फॉर्मूला होता है, जब स्ट्रेन एनर्जी स्टोर होता है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड लगाने पर, तो होता है सिग्मा स्क्वायर भी बाई 2 होता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर बोला गया है कि जो सिग्मा होता है वो स्ट्रेस इन द मटेरियल ऑफ द बॉडी, और जो भी होता है वॉल्यूम ऑफ द बॉडी होता है, और ई जो होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल। नेक्स्ट को देखते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है द स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन अ बॉडी व्हेन सडनली लोडेड इज डैश। द स्ट्रेस इंड्यूस्ड व्हेन द सेम लोड इज अप्लाइड ग्रेजुअली। तो ये ट्वाइस होता है। क्या होता है? ट्वाइस। राइट इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बोला गया है द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्प्रिंग when subjected to a maximum load when suffering permanent distortion is known as। तो ये प्रूफ रेजिलियंस होता है। क्या होता है? प्रूफ रेजिलियंस। सॉरी, एक होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बोला गया है द कैपेसिटी ऑफ अ स्ट्रेन बॉडी फॉर डूइंग वर्क ऑन द रिमूवल ऑफ द स्ट्रेनिंग फोर्स इज कॉल्ड। तो ये रेजिलियंस होता है। क्या होता है? रेजिलियंस। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो इसमें से कौन सा सही है उसको आपको छांटना है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में है
द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी व्हेन स्टेंड विद इन इलास्टिक लिमिट इज नोन एज स्टेंड एनर्जी। तो बिल्कुल सही है। देखिए बी में द मैक्सिमम स्टेंड एनर्जी विच कैन बी स्टोर्ड इन अ बॉडी इज टर्म्ड एज प्रूफ रेजिलियंस, ये भी सही है। द प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटेरियल इज नोन एज मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वो देखते हैं। इसमें बोला गया है, देखिए द स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू शेयर स्ट्रेस। तो स्ट्रेन एनर्जी जो स्टोर होता है बॉडी में स्टोर होता है किसके कारण से, शेयर स्ट्रेस के कारण से। तो ये होता है टाउ स्क्वायर बाई 2c, ठीक है, इंटू बी होता है। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि टाउ जो होता है शेयर स्ट्रेस होता है, सी होता है शेयर मॉडुलस होता है, भी होता है वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है द बीम विच इज फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री एट द अदर एंड। तो इसको क्या बोलते हैं, कैंटिलीवर बीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैंटिलीवर बीम। देखिए जितना हम बीम का क्वेश्चन कराएंगे ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इस एग्ज़ाम के लिए तो होगा ही, और आने वाला कोई भी एग्ज़ाम में जितना भी एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ से हमें हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है ए बीम सपोर्टेड एट इट्स बोथ एंड्स इज नॉट अ सिंपली सपोर्टेड बीम। तो ये गलत है, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है वो गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी फॉल्स। इसी में देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन को, ए बीम एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द सपोर्ट्स इज कॉल्ड। तो उसको क्या बोलते हैं, जो सपोर्ट के बाद भी निकला हुआ रहता है उसको क्या बोलते हैं, ओवर हैंगिंग बीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवर हैंगिंग ठीक है। इसका जो राइट हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बोला गया है ए बीम इनकास्टेड एट बोथ एंड इज कॉल्ड। तो ये हो जाएगा फिक्स्ड बीम होता है। इनकास्टेड माने दोनों एंड जो होगा बीम का वो फिक्स्ड होगा, ठीक है। तो फिक्स्ड बीम कैसा होता है, इस तरह होता है, ठीक है, दोनों फिक्स्ड रहेगा। इसका राइट आंसर जो होगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें बोला गया है ए बीम सपोर्टेड ऑन मोर देन 2 सपोर्ट्स इज कॉल्ड। इसको कंटिन्यूअस बीम बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा कंटिन्यूअस। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट, ए कैंटिलीवर बीम इज वन विच इज। तो ये होता है फिक्स्ड एट वन एंड एंड फ्री इट अदर एंड। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट में बोला गया है कि एन ओवर हैंगिंग बीम मस्ट ओवर हैंग ऑन बोथ साइड्स। तो जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है, ठीक है। इसका ये राइट हो जाएगा, ठीक है। इसी में देखिए अगला, ए बीम इज वन विच इज फिक्स्ड एट डैश ऑफ इट्स एंड। तो ये होगा बोथ। इसका आंसर जो हो जाएगा बोथ हो जाएगा, यानी बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ए कंटिन्यूअस बीम इज वन विच इज। तो ये होगा सपोर्टेड ऑन मोर देन 2 सपोर्ट्स।
यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ए कंसंट्रेटेड लोड इज वन विच द एक्ट्स एट अ पॉइंट ऑन अ बीम। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ए लोड विच इज स्प्रेड ओवर अ बीम in such a manner that it varies uniformly over the whole length of a beam is called uniformly dash load। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला गया है द शेयर फोर्स एट अ पॉइंट ऑन अ बीम इन द एल्जेब्रिक डैश of all the forces on either sides of the point। तो ये सम होता है। क्या होता है? सम होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसी में तो बोला गया है द बेंडिंग मोमेंट एट अ पॉइंट ऑन अ बीम इज द अलजेब्रिक डैश ऑफ ऑल द मोमेंट्स ऑन शेयर साइड ऑफ द पॉइंट। तो ये भी इसका भी क्या होगा? सम ही होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला गया है द बेंडिंग मोमेंट ऑन अ सेक्शन इज मैक्सिमम वेयर शेयर फोर्स इज। तो बेंडिंग मोमेंट कब कहाँ ज़्यादा होता है? तो चेंज जहाँ साइन करेगा शेयर फोर्स का वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। व्हेन अ लोड ऑन द फ्री एंड ऑफ अ कैंटिलीवर बीम इज इंक्रीज्ड फेलियर विल अकर। तो फेलियर कहाँ आता है? एट द फिक्स्ड एंड। क्या होगा? एट द फिक्स्ड एंड होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बोला गया है बेंडिंग मोमेंट एट द फ्री एंड ऑफ अ कैंटिलीवर बीम। तो ये होता है जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, इसमें बोला गया है व्हेन अ कैंटिलीवर बीम इज लोडेड विच कंसंट्रेटेड लोड द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम विल बी। तो ये होता है इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। क्या होता है? इंक्लाइंड ठीक है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोला गया है द शेयर फोर्स ऑफ अ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ इज डैश एट द फ्री एंड। तो ये जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ बोला गया है द शेयर फोर्स ऑफ अ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ इज डैश एट द फिक्स्ड एंड। तो फिक्स्ड एंड पर क्या होता है? डब्ल्यू इंटू एल होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। बोला गया द शेयर फोर्स डायग्राम ऑफ अ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल एंड कैरिंग अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ डब्ल्यू पर यूनिट लेंथ विल बी। तो ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल होता है। क्या होता है? ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है,
इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। यहाँ बोला गया है द बेंडिंग मोमेंट ऑफ अ कैंटिलीवर बीम ऑफ लेंथ एल एंड कैरिंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑफ W पर यूनिट लेंथ इज डैश एट द फ्री एंड। तो ये 0 होता है, ठीक है, 0। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। देखिए यहाँ पे द shear force and bending moment are 0 at the free end of a cantilever beam if the carries a uniformly distributed load over the whole length। जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर द होल लेंथ होगा ना तो इसका 0 होगा शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। इसका राइट जो हो जाएगा आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन मैंने लिया था, तो ये ख़त्म हो गया। अब अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है।